हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। बच्चों, ये क्लास आपकी हिंदी की मैं टारगेट कर रहा हूँ यूपी टेट को लेकर के, सी टेट को लेकर के या सुपर टेट को लेकर के। कुछ बच्चे पूछते हैं लगातार कि सर क्या यूपीएसआई के लिए भी ले सकते हैं? तो बच्चों, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो वास्तव में ही ले सकते हो, और बहुत ही शानदार क्लास। और बच्चों, हर जगह एक टॉपिक से एक जैसी ही चीजें पूछी जाती हैं हिंदी में, कहीं कोई कोई भी खास चीज नहीं पूछी जाती। इसलिए आप ये चिंता बिल्कुल मत किया करो सर ये उस एग्जाम की क्लास है या इस एग्जाम की क्लास है। हिंदी की चीजें बच्चे बदल थोड़ी ना जाएंगी, चाहे एग्जाम कोई से की भी हो। हिंदी आपको बस पढ़नी है, ये टॉपिक मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये चैप्टर मुझे यहाँ से पढ़ना है, उतना सफिशियंट होता है। बस ये क्लियर करना है आपको। ठीक है बच्चों, कि मुझे हिंदी में मैं आज समास पढ़ रहा हूं या मैं आज समास पढ़ रही हूं, तो समास मेरा क्लियर करना है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की क्लास है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इसी क्लास के ऊपर मैं यूपीएसआई भी लिखवा सकता हूँ, इसी क्लास के ऊपर मैं यूपी टेट भी लिख सकता हूँ, सी टेट भी लिख सकता हूँ, सुपर टेट भी। तो उनसे बातों से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए बच्चों। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों समास का। और आपने देखा होगा बच्चों, हमने अब तक दो ही चैप्टर कंप्लीट किए हैं हिंदी में। एक वर्णमाला दो पार्ट में कवर किया, दूसरा संधि दो पार्ट में कवर किया। आज हम समास यानी बच्चों हमारा तीसरा ही टॉपिक है, और टोटल हिंदी में पांचवी ही क्लास है। मैं कोशिश करूंगा कि समास आज की क्लास में आपका खत्म करके ही जाऊं, और पूरा कंप्लीट ये एक वीडियो बच्चे आपके लिए हर एग्जाम में राम बाण क्लास साबित करेगा। क्योंकि बच्चों, समास का एक लौता पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आज समास के एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे और बच्चों ऊंचाइयों तक छुएंगे। कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बचेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं बच्चों। ठीक है, चलिए तो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चे, गुड नाइट मत बोला करो जब भी आप इस क्लास में आ रहे हो। गुड नाइट तब बोला जाता है, विपिन सर आपको पढ़ा देंगे इस बात को, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं। तो गुड नाइट मेरे भाई तब बोला जाता है जब आप अलग हो रहे हो किसी से। यानी मुझे अपने पिताजी को गुड नाइट बोलनी है या मम्मी को गुड नाइट बोलना है, तो वो ये है कि गुड नाइट मम्मा, इसका मतलब मैं अब सोने जा रहा हूं। अब इसके बाद कोई एक शब्द बात नहीं होगी। लेकिन आप ड्यूटी से कहीं से आ रहे हो, घर पे जा रहे हो, तो ये नहीं बोल सकते उनसे गुड नाइट। ठीक है, आप अभी उनसे मिले हो, गुड इवनिंग ही बोलेंगे, चाहे वो 9 बजे बोले रात के या 10 बजे। लेकिन गुड नाइट सिर्फ तब बोलता है जब अलगाव हो रहा हो। तो आप मुझसे अब मिलने आ रहे हैं, तो आप गुड इवनिंग बोलिए, ना कि गुड नाइट। गुड नाइट तब बोलना जब क्लास खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, अब ये बता व्यवहारिक ज्ञान दिया है मैंने आपको। कहीं आप आगे जाएंगे तो इस बात का पता जरूर चलेगा, और बड़ा ऑड लगेगा अगर आप किसी से मिलते हैं रात के टाइम और आप बोलते हैं गुड नाइट, मिलते टाइम ही गुड नाइट। ठीक है, तो आगे औरों को भी सिखाना। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए। अगर मैं समास की बात करता हूं बच्चों, तो समास के बारे में जानना भी जरूरी होगा। तो पहले मैं अगर समास का शाब्दिक अर्थ बोलूं, समास का शाब्दिक अर्थ, बचा ये शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या मतलब है समास का? बेटा समास ही नाम क्यों रखा? तो शाब्दिक अर्थ, इस शब्द का कुछ अर्थ है। शाब्दिक अर्थ भी कई बार पूछ लिया जाता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है संक्षेप में लिखना, संक्षेप में लिखना, या संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। संक्षेप क्या होता है? ब्रीफ, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीफ। ब्रीफ मतलब शॉर्ट। तो किसी चीज को शॉर्ट में लिखना ही संक्षेप में लिखना कहलाता है। अर्थात समास भी ऐसा ही करता है। दो बड़े बड़े शब्द होते हैं, उनको एक जगह मिलाते हैं तो कुछ हिस्सा उनका छट जाता है और वो एक छोटा शब्द बन जाता है। यही समास है। अब बच्चों, इसकी मैं परिभाषा देने लगूं, तो समास की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे तो बच्चे याद रखनी है कि परिभाषा क्या होती है। परिभाषा क्या होती है बच्चों, कल की बात बता दूं, कल नवीन सर आपको हिंदी की क्लास लेने जा रहे हैं।
पूरे 12 घंटे की क्लास है और इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये बच्चे 8 से 8 12 घंटे जब टीचर खड़ा होने का मादा रखता है तो बच्चे बिल्कुल आप लोगों को साथ रहना चाहिए। और मैं ये कहूंगा बच्चों, पूरी हिंदी का ओवरव्यू कि हिंदी में होता क्या क्या है बहुत बेहतरीन ढंग से आपको देंगे। चलिए, तो परिभाषा अगर आप टीचिंग वाले भी हैं तो भी देख पाएंगे और ये बहुत काम की क्लास आपकी होने वाली है। तो बच्चे परिभाषा की बात करता हूं तो समास की परिभाषा बच्चों क्या हो सकती है, क्या आप जानते हैं? बेटा सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समास होता है। सामासिक इसको कह सकते हैं, समास होता है। इसको आप ऐसे कहिए, सामासिक शब्द, सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और मुझे पता है कि आप इसे बहुत अच्छे से रटेंगे। क्यों? इससे हमें कई सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि सामासिक शब्द क्या होता है। सर बच्चों, सामासिक शब्द जो समास है ना, वो सामासिक शब्द ही होता है। ठीक है, जब दो शब्द मिलते हैं ना बच्चों, दो शब्द मिलते हैं, क्या सर दो शब्द कोई से भी मिला दो। अब कोई कहे सर ये चम्मच है, ये चम्मच शब्द है, एक कटोरी शब्द है, क्या इन दोनों को मिला सकते हैं? दोनों को एक साथ चम्मच कटोरी, क्या ये एक शब्द हो गया? बेटा ऐसा नहीं है। चम्मच कटोरी ये एक शब्द नहीं है, ना इनको एक साथ कोई बोल सकता है। बच्चों सार्थक शब्द बनना चाहिए। कोई इसको क्या पढ़ेगा? आपको तो पता है, मैंने ये दोनों शब्द लिखे हैं। अगर कोई पढ़े चम चकटोरी, चकट चमच, चम चकट ओरी, ऐसे भी तो पढ़ सकता है पढ़ने वाला, तो उसको समझ नहीं आएगा ये क्या शब्द लिखा हुआ है। बेटा शब्द वो होना चाहिए जिसका अर्थ सार्थक हो, जिससे पता लगे कि भैया ये जो है इसका मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कुछ भी आप जोड़ दो, जैसे राम कटोरी जोड़ सकते हो, हाँ राम की कटोरी, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी भी शब्द को, टीवी चाय, इसको जोड़ सकते हो, पंखा चाय नहीं, ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये अलग अलग ही रहेंगे, सब शब्द नहीं जोड़ते हैं बच्चों, आप किसी को भी नहीं जोड़ सकते। तो जो बनेगा अगर वो सार्थक शब्द है तो हम उसको सामासिक शब्द कह सकते हैं। सामासिक शब्द अर्थात वही समास है। सामासिक शब्द को ही हम समस्त पद कहते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे कर ली हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आपको सामासिक शब्द और समस्त पद की भी पहचान हो गई होगी। बच्चे जैसे एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया कि राम कटोरी, राम कटोरी बहुत सही शब्द दिया है, राम कटोरी। अगर बच्चे इसको क्या बोलूंगा? सर ये समस्त पद है, समस्त पद है, या इसको मैं कह सकता हूं ये सामासिक शब्द है, ये सामासिक शब्द है। यानी दो शब्द थे, आपने उसको छोटा करके एक ही शब्द बना दिया, इसलिए हम इसको संक्षेपीकरण भी कहते हैं। इसको हम सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। किसको? राम कटोरी को। अब बच्चों अगर एक आपने सुना होगा सर समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह, तो बच्चे ये भी जान लो समास विग्रह सामासिक शब्द का उल्टा है, अर्थात सामासिक शब्द को, सामासिक शब्द को, सामासिक शब्द के बीच, सामासिक शब्द में जुड़े 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 शब्दों के, बेटा सामासिक शब्द में दो शब्द तो जरूर जुड़ेंगे, सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों के
शब्दों के बीच संबंध बताना, बीच संबंध बताना, ये बेस्ट डेफिनेशन है समास विग्रह की। सामासिक जो शब्द होगा, क्या ये सामासिक शब्द है? हाँ जी। अब इनके बीच संबंध जो बताओगे उसी को हम समास विग्रह बोलेंगे। अर्थात कोई ये कहे कि सर ये क्या है, ये राम कटोरी है, इसका मतलब राम की कटोरी, राम की कटोरी। अब राम कटोरी को हमने क्या लिख दिया, एक संबंध दिखा दिया राम और कटोरी में कि भैया ये राम की कटोरी है, इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा, समास विग्रह। इसी को हम विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं बिखराव को, और जहां बिखर जाए पूरा सामासिक शब्द, 3 शब्दों में बिखर गया, 1 2 3, तो बच्चे उसी को समास विग्रह कह देते हैं। बात समझ में आई समास विग्रह क्या है बेटा? और भी अगर देखिए सामासिक शब्द बताऊं, एक होता है गगन चुंबी, गगन चुंबी सामासिक शब्द है। तो सामासिक शब्द है तो इनमें समास भी जरूर होगा। अब कौन सा समास है उसकी बात अभी बाद में करूंगा बेटा। समस्त पद या सामासिक शब्द अगर कोई है तो उसमें कोई ना कोई प्रकार का एक समास होगा। कौन से प्रकार का समास होगा इसकी बात अभी करूंगा, लेकिन पहले मैं इसका समास विग्रह कर लेता हूं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसका समास विग्रह करूं, समास विग्रह करूं तो बताइए क्या होना चाहिए? तो समास विग्रह, ये तो बेटा सामासिक शब्द है, ये तो सामासिक शब्द है या समस्त पद है, एक ही बात है, समस्त पद या सामासिक शब्द। ठीक है, ये तो एक ही बात होती है। अब बच्चों कोई कहे इसका समास विग्रह कर दो, तो मैं लिखूंगा इसको गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ये कहला देगा गगन चुंबी। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, एकदम सही है बच्चों। क्या आपको पता चला सामासिक शब्द क्या है और समास का विग्रह क्या है? तो बेटा अगर इनके संबंध तोड़ दूं, गगन को और चुंबी के बीच में क्या संबंध है, इस गगन चुंबी का अर्थ क्या है? गगन चुंबी छक्का मारा वीरेंद्र सहवाग ने, विराट कोहली ने, तो उस गगन चुंबी छक्के का मतलब होगा गगन को चूमने तक वो गेंद चली गई, इतनी ऊंची चली गई, गगन को चूम लिया हो जैसे। तो गगन चुंबी ऐसी जगह यूज हो जाता है कि इतना ऊंचा था, जैसे अगर कोई कहे एफिल टावर तो भाई गगनचुंबी है, मतलब गगन को चूमने वाला है। तो वहां हम इस शब्द का यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई बच्चों? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों बात, सारी बात जो अब तक बताई हैं क्लियर हो चुकी होंगी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों? हर सामासिक शब्द में, सामासिक शब्द में एक और खास बात होती है। सामासिक शब्द में, ये बोर्ड फिर गड़बड़ करने लगा, कोई बात नहीं। सामासिक शब्द में बच्चे एक और खास बात होती है, और वो खास बात क्या है? वो है कि उसमें 2 पद होते हैं। हर सामासिक शब्द के अंदर 2 पद होते हैं। क्या? 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं। अब 2 पद कौन कौन से होते हैं बच्चों? 2 पद कौन कौन से होते हैं हर सामासिक शब्द में? एक बच्चों, एक को बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। अब जैसे मैंने अभी लिखा था बच्चों, 2 एग्जाम्पल लिखे, राम कटोरी, ये सामासिक शब्द बताया था ना बच्चों, राम कटोरी ये बताया था ना। तो राम अलग, कटोरी अलग। तो इसमें बच्चों जो पूर्व पद है वो राम है, और जो उत्तर पद है वो कटोरी हुआ। तो कटोरी को उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद का पद, अगर शुद्ध वर्डों में लिखना चाहते हो तो उत्तर मतलब बाद का। जैसे कहते हैं ना उत्तराधिकारी, बाद का अधिकारी, ठीक है, उत्तर मतलब बाद का होता है बच्चों हिंदी में, उत्तर का मतलब। और पूर्व का मतलब पहला पद, पहला पद।
किसी भी समासिक शब्द का पहला पद पूर्व पद कहलाएगा और बाद का पद उत्तर पद कहलाएगा। क्या आप बच्चे पकड़ पा रहे हो मेरी बात को? और बच्चों खास बात एक और आपको बताने लग रहा हूं कि बच्चों और इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ जी, एक बच्चों आपको ये भी जानना है, उत्तर पद पूर्व पद तो समझ गए हैं, एक बच्चों प्रधान पद एक गौण पद होता है। इनमें एक प्रधान पद और एक गौण पद होता है। बच्चे ये शब्दावली समास की जिसने समझ ली, समझ लो पूरा समास समझ लिया। प्रधान पद और गौण पद ये बेटा हर समास में होगा, एक प्रधान पद एक गौण पद। अब प्रधान पद कौन सा है और गौण पद कौन सा होता है? प्रधान पद वह पद, बेटा इन दोनों पदों में वह पद होगा प्रधान पद, पूर्व पद प्रधान होगा या उत्तर पद प्रधान होगा। तो बेटा इन दोनों में अगर मैं देखूं तो प्रधान पद वह पद होगा, वह पद होगा जिसका जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो। अपने शब्दों में लिखवाई है सारी परिभाषा। और वह शब्द जिससे सामासिक शब्द पर बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़े। बेटा ये दो बातें मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि बच्चे ये आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी, एकदम से क्लियर। ठीक है, कोई और बात, कोई और दिक्कत किसी को यहां तक रही हो तो जरूर बताओ। ये मैंने आपको समास की सारी शब्दावली पढ़ा दी है, शब्दावली समास की पढ़ा दी है। इसके बाद सिर्फ ये प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांट सकते हैं। क्या? अगर कोई पूछे कि प्रधानता के आधार पर समास कितने भागों में बंट सकता है तो आप याद रखना सिर्फ 4 भाग। ठीक है, आपके सर हमने तो 6 प्रकार का पढ़ा है, बेटा उन पर भी आऊंगा। मेरा क्वेश्चन शुरू हो, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार प्रधानता के आधार पर अगर मैं समास को देखूं तो समास के प्रकार बच्चों टोटल सिर्फ 4 ही प्रकार हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास जरूर आपने सुना होगा। नंबर 2 की बात करूं तो बेटा नंबर 2 पर आ जाता है तत्पुरुष समास। नंबर 3 की बात करूं तो बच्चे आ जाता है हमारा द्वंद्व समास। और नंबर 4 की अगर बात करूं तो बेटा आ जाता है बहुव्रीहि समास। सही लिखना बहुव्रीहि, ये वर्तनी में भी पूछा गया है कई बार कि बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है। तो टोटल 4 ही प्रकार के समास प्रधानता के आधार पर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कर्मधारय का जिक्र नहीं किया, आपने द्विगु समास का जिक्र नहीं किया। तो बच्चे उनका भी जिक्र जरूर करूंगा, आप बिल्कुल इस चीज की चिंता ना करें। उदाहरण नहीं बताए, अब बताऊंगा बहुत सारे उदाहरण, मेरी भी सुन लीजिए बेटा, आपकी सुनता रहूंगा। पहले पढ़ा लूं फिर बाद के 10 मिनट सुनने पे ही दे दूंगा टॉपिक खत्म करके। आप कह तो दो एक बार। चलो अगली बात अगर मैं करूं तो बच्चे अव्ययी भाव समास
अब आप कहोगे सर कर्मधारय और उसकी, तो बेटा मैं अभी कर्मधारय पे आता हूं, चलो बता ही देता हूं, वरना आपके पेट में गुदगुदी होती ही रहेगी बच्चों। तो ये दूसरे का, इस तत्पुरुष समास के ही दो पार्ट प्रधानता के आधार पर होते हैं, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और बेटा ये हो गया द्विगु द्विगु समास। ठीक है बच्चों, कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही पार्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे? प्रधानता के आधार पर। अगर मैं बोलूं बच्चों, अगर मैं देखूं, तो बच्चे अव्ययी भाव, बस एक बात याद रखना, बस इसमें ऐसे याद रखना बच्चों, प्रथम पद या जिसको कहते हैं पूर्व पद प्रधान होता है। क्या? पूर्व पद प्रधान। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर मैं दूसरे की बात करूं इसकी, तो इसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तो बच्चे चार भागों में क्यों बांटा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला पद प्रधान, इसमें बाद का पद प्रधान, और इसकी बात करूं बेटा, पहला इसमें हो गया, बाद का इसमें हो गया, तो इसमें कौन सा बचा? तो इसमें कोई सा भी नहीं बचा, दोनों पद तो वहां आ गए। तो इसमें पूर्व व उत्तर, उत्तर पद दोनों प्रधान। बहुत बढ़िया, दोनों प्रधान। तीसरा पार्ट बन गया ना, पहला पद प्रधान पहला पार्ट, उत्तर पद प्रधान दूसरा पार्ट, तीसरे में दोनों प्रधान, और चौथे में पूर्व व उत्तर पद दोनों, दोनों अप्रधान। अर्थात दोनों अप्रधान का मतलब होगा गौण, गौण भी कह सकते हो, अप्रधान को हम गौण भी कहते हैं। बच्चों क्या अब चारों पार्ट आ गए हैं? तो बिना चुनाव के प्रधान के, बिना चुनाव के प्रधान के क्या बोल रहे हो आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पूर्व पद प्रधान बच्चे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा। ये याद रखने वाली बात है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है। एकमात्र समास है और वो है अव्ययी भाव। एकमात्र समास है। अगर आ जाए उत्तर पद कौन से समास में प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास। लेकिन दोनों ही इसके पार्ट हैं, तो इन दोनों में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। बेटा देखो कितने अच्छे से याद करवा दूंगा मैं आपको, वरना इन प्रधानों में ही कंफ्यूज होते रहोगे। उत्तर पद प्रधान बेटा जब ये इसी के पार्ट, और मैं प्रधानता के आधार पर देख रहा हूं, तत्पुरुष के ही पार्ट है, जो जो तत्पुरुष में होगा उत्तर पद प्रधान, वही इन दोनों में भी होगा। तो इन दोनों में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है, किस किस में? तो टोटल उत्तर पद प्रधान कितने में हो गया बच्चों? 3 में। तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं होता है? तो बच्चे 3 इन नामों को और एक कोई सा और नाम उठा देगा और आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, एकदम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्रधानता के आधार पर बता रहा हूं, एग्जाम्पल अब देना शुरू करूंगा। बेटा अगर पूर्व व उत्तर दोनों पद प्रधान हो तो वहां दोनों द्वंद्व समास होगा। अगर दोनों पद प्रधान होंगे, सर ये प्रधान कैसे होंगे वो तो बताइए, अभी आऊंगा बच्चों, बस मैं ये रटवा दूं एक बार आपको। और यहां पर क्या होगा? कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। क्लियर बच्चों? अगर मैं और बात करूं बच्चों, हालांकि अब निया समास, कई सारे नए नए समास भी निकालकर बुक्स वालों ने अलग अलग बस बेचने की वजह से बना दिए हैं, पर बच्चों ऐसा नहीं है बुक्स में बना दिया कहीं एग्जाम में भी कोई ऊट पटांग कोई चीज पूछी गई हो, नहीं। वही एग्जाम में पूछी जाती है जो सर्वमान्य है, जिसको सब मानते हैं। एक आध बुक वाला कोई राइटर मानता है, उसके कहने से नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ये ऐसे मत सोचना सर एक बुक में तो ये वाला समास भी दे रखा था, वो वाला भी दे रखा था। अगर सर्वविदित सर्वमान्य समास है तो सिर्फ यही समास है। ठीक है बच्चों, क्लियर? क्लियर?
मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं और आपके मन में जो बातें चल रही हैं मैं खुद से उनका उत्तर दे पा रहा हूं, ऐसा मैं मानता हूं। चलो अब बच्चों आगे अगर मैं बात करूं, सर अव्ययी भाव में आपने बताया कि पूर्व पद प्रधान होता है, कैसे होता है जरा ये भी बता दीजिए। बच्चों एक खास बात और है इसमें कि ये ना उपसर्ग वाला समास भी बोला जाता है। कोई आपसे कहे कि उपसर्ग वाला समास कौन सा होता है तो आप कहेंगे अव्ययी भाव। ठीक है, जिसमें उपसर्ग लगते हो उस समास को क्या कहते हैं। ठीक है, एक यण संधि के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो अगर आए किसी समास में, यण संधि कौन सी होती है, प्रतिदिन, है ना बच्चों, प्रतिदिन तो नहीं, प्रत्युपकार, ठीक है, अध्यक्ष, और आ गया प्रत्येक। अगर ऐसे में कोई समास पूछा जाए तो आप याद रखना कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव ही समास होगा। क्लियर बच्चों? तो अगर मैं बोलूं बेटा अभी संधि पढ़ा के आया हूं इसलिए आपको पता ही होना चाहिए, तो प्रतिदिन, तो यहां पर दिन पर उपसर्ग लग रहा है। भर पेट, पेट पर उपसर्ग लग रहा है। कैसा? पेट, भर पेट, यानी पेट को भर लिया। अब आगे बच्चे आमरण, आमरण, आ जन्म, तो आ उपसर्ग लग रहा है, पहचान हो जाएगी अव्ययी भाव की या नहीं, अब आप खुद बताओ। आ जन्म, आ मरण, ये बहुत ही आसानी से आप पहचान पाओगे बेटा, जन्म भर, आ जन्म। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पूर्व पद प्रधान कैसे, इसमें दो पद क्या है, आ और जन्म। तो बेटा जन्म, आप कह रहे हो सर आ जन्म, जन्म का अर्थ होता है केवल जन्म, बच्चा हुआ, जन्म हो गया। लेकिन अगर आ जन्म लग गया तो हम कहेंगे पूरे जीवन, पूरे जीवन। तो जन्म तो हमें पता है क्या था, लेकिन आने लगकर उस पर प्रधानता कर दी कि भैया थोड़ा मोड़ा जीवन नहीं, पूरा जीवन। कहते ना जैसे गांव के लोग भैया ऐसे यार इस कुएं को इतना खोद लेते, किसी ने आई 4 फीट खोद दो, किसी ने 3 फीट, किसी ने 2 फीट खुदवाया, एक आया भैया 3 फीट, गांव का प्रधान आ रहा है, फिर प्रधान आ रहा है, वो कहता है भैया 20 फीट खोद दो। तो भाई प्रधान की बात अटल, भैया सब मान्य यही हो गया। तो जन्म भी कितना, जन्म 10 साल, किसी ने 5 साल, एक ने कहा ये जी पूरा जन्म। तो यहां पर जो प्रधानता है वो कर रहा है कितना जन्म। ठीक है, चलिए आमरण, मरने तक, जैसे अन्ना हजारे जी ने एक बार अनशन किया था, आमरण अनशन बोला गया था कि मैं उठूंगा ही नहीं यहां से, भूखा ही रहूंगा। कब तक रहूंगा? मरने तक, अर्थात उसको आमरण अनशन बोला गया था। भर पेट, पेट भर के, पेट तो ये है लेकिन भर ने क्या कह दिया, अच्छा पेट में कुछ भरना है, तो यहां से इस भर ने प्रधानता इस पर कर दी। दिन, दिन तो सबको पता है दिन होते हैं, लेकिन प्रतिदिन बेटा मैं कर लूंगा किसी दिन। अब वहां वो कह रहा नहीं किसी दिन नहीं, प्रतिदिन करना, यानी हर रोज करना है। तो प्रतिदिन ने यानी प्रति ने आके दिन पर प्रधानता कर दी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं और बच्चों आप क्लियर कर सकते हो। प्रत्यक्ष, तो बेटा प्रत्यक्ष में यण संधि है ना, प्रति प्लस अक्ष, और देखिए अनुरूप, बेटा सब में उपसर्ग है, अनुरूप, अनु प्लस रूप। और बच्चों मैं अगर देखूं तो प्रत्युपकार, 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 तो इनमें यण संधि या उपसर्ग का यूज हो रहा है। ये सब अव्ययी भाव समास हैं और अब आप आसानी से पहचान लोगे हर अव्ययी भाव को। बेटा मैं आपको कह रहा हूं अव्ययी भाव ही बच्चों को सबसे मुश्किल हालत में डाल देता है पहचान करने को, और मैंने कुछ बातें बताई हैं तो आप शायद आसानी से पहचान पाओगे। बच्चों इनको मैं तीनों को एक साथ क्लियर करूंगा, पहले उन दोनों को क्लियर कर दूं अगर आप कह दो तो। इसमें हमने देखा सर पूर्व पद प्रधान है, सब में पूर्व पद प्रधान है, जी हां पूर्व पद प्रधान है। अब बच्चों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ना ये पद कम है ना वो पद कम है, अर्थात ऐसे बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे। मैं अगला पेज ही लिख देता हूं बेटा, बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे
द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? दोनों पद प्रधान होंगे। अर्थात बच्चों कई बार हम ये इसकी परिभाषा लिख देते हैं, एक साथ बोले जाने वाले शब्द, एक साथ बोले जाने वाले शब्द, ऐसा भी कह देते हैं। ठीक है, एक साथ बोले जाने वाले शब्द या योजक चिन्ह से जुड़े शब्द, योजक चिन्ह से जुड़े शब्द, जुड़े शब्द, इनको हम ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें हम कहेंगे दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तो बच्चों हमने क्या देखा? ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस समास की पहचान कराने के लिए। तो बच्चों ऐसे कौन से हैं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, तो उदाहरण ऐसा कहां दूंगा बच्चे? उदाहरण क्या दूंगा आपको? उदाहरण में अब आपको सब पता है द्वंद्व, बच्चे याद कैसे रखते हैं इसको? दो शब्दों के बीच द्वंद्व युद्ध चलता है, और द्वंद्व शब्द तो आपने युद्ध में ही यूज किया होगा, करते देखे होंगे। द्वंद्व चल रहा है उन दोनों राजाओं के बीच। द्वंद्व का मतलब कभी दोस्ती तो होगी नहीं, युद्ध ही होगा। तो दो शब्दों में कलह चलती रहती है, अर्थात देखो माता पिता, माता पिता, माता पिता। और बताइए कौन से दो शब्द बोले जाते हैं? भाई बहन, भाई के साथ बहन ही बोला जाता है। और बताइए बच्चे, बहुत सारे शब्द हैं, आचार विचार, आचार विचार। विपरीत शब्द भी होते हैं कई बार इसमें, विरोधी शब्द, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत शब्द भी बहुत बार बोले जाते हैं। घास पूस की रोटी खाई, घास पूस, दिन रात विपरीत है, जी हां। आकाश पाताल विपरीत है, जी हां, आकाश पाताल भी एक साथ। ठीक है, आकाश पाताल। और बताइए बच्चे क्या शब्दों को बोल सकता हूं? आप बताइए, दाल भात, मैंने दाल भात खाए हैं, दाल भात, इस तरह से। और बच्चों मैं देखूं तो बाएं दाएं, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखूं जिसमें जिसमें बच्चे योजक चिन्ह भी नहीं लगता और बच्चा लोगों को कंफ्यूज करता है, देवासुर, देवासुर्व। बेटा इसमें इसमें आपका कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हो। पाप पुण्य, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। लिट्टी चोखा, हाँ सही कह रहे हो, बिहार का खाना है। तो भला बुरा, बहुत सही। राम कृष्ण, हाँ राम सीता, कृष्ण राधा कृष्ण, ये बोल सकते हैं। पढ़ना लिखना। देवासुर क्यों है? देवासुर में भी यही समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। क्योंकि देव और असुर दो एक दूसरे के उल्टे आ गए हैं। देव और असुर में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। अब बच्चों द्वंद्व और किस में चलता है? महाभारत में देखा था, कर्णोर्जुन, कर्णोर्जुन, कर्ण और अर्जुन। बच्चों अगर मैं इनका समास विग्रह करूं तो इसका समास विग्रह कोई बताए? माता और पिता। एक तरफ लिख लेना अगर आप चाहते हो तो बेटा विग्रह करना, माता और पिता। ऊपर हेडिंग डालना कि इनका विग्रह क्या होता है। भाई और बहन, आचार और विचार, घास और पूस, दिन और रात, आकाश और पाताल, दाल और भात, बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे, देव और असुर, कर्ण और अर्जुन। तो अगर कोई आपसे इनका क्या पूछे? विग्रह पूछे, तो बस और लगा देना है दोनों शब्दों के बीच में, और कुछ नहीं करना। चाचा चाची, जन्म मरण, बहुत सही कह रहे हो। अब आप समझ तो गए हैं ना बच्चों? ठीक है, तो मैं समझूंगा कि बच्चे अब आपका ये क्लियर हो गया। कौन सा समास था, क्या आप भूले तो नहीं है? ये समास कौन सा था? तो आप कहेंगे सर द्वंद्व समास था, द्वंद्व युद्ध छिड़ चुका है। बहुत सही। अगर बच्चे आगे बोलूं तो बहुव्रीहि समास की बात करता हूं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास की बात करता हूं बच्चों। ये बहुव्रीहि समास क्या होता है सर? बहुव्रीहि समास
क्या होता है बच्चों, जरा जान लो, जरा जान लेते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। जहां बेटा ये पॉइंट लिख देना, जहां दो दो शब्द मिलकर मिलकर बेटा दो शब्द मिलकर ही तो सामासिक शब्द मिलेगा। दो शब्द मिलकर किसी अन्य तीसरे की तरफ इशारा करें, की तरफ इशारा करें। आप क्यों सर दो मिलेंगे तीसरे की ओर इशारा, कैसे, समझ नहीं आया। अब जैसे आपने देखा एक गगनचुंबी एग्जाम्पल मैंने दिया था, या माता और पिता, तो एक माता की तरफ इशारा कर रहा है, एक पिता की, बस दो ही तो है लोगों की तरफ है। अब माता पिता को एक साथ मिला दूं और वो दादा बन जाए, माता पिता एक साथ जुड़ गए, माता पिता एक शब्द बन गया, तो वो दादा की ओर इशारा करे, माता पिता दादा को कहते हैं, तो वहां बहुव्रीहि बन जाता है। पर ऐसा तो नहीं, माता पिता तो माता ही पिता रहेंगे हमेशा। अब जैसे बच्चों और मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे शब्दों को मैं आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, बस खत्म, इसमें कौन सा तीसरा शब्द नहीं बना कोई। लेकिन बच्चों कुछ जगह होगा ऐसा जहां पर तीसरे की तरफ इशारा होगा, जैसे नील और कंठ, दो शब्दों को मैं मिला दूं, नील और कंठ, जैसे मैं दो शब्दों को और मिला दूं, त्रि, जैसे और भी बच्चे मैं दशानन, दशानन, जैसे मैं और भी कर सकता हूं चतुरानन, चतुरानन, ठीक है, और भी जोड़ सकता हूं, बहुत सारे हो सकते हैं, पीतांबर, है ना बच्चों, जैसे और भी जोड़ सकता हूं चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी ऐसे लिखा जाता है, जी हां, ठीक है। और देखूं बच्चों गजानन, गजानन, जैसे दो शब्द कौन से, अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर दो शब्द है नील और कंठ, नील और कंठ, यानी कंठ यानी गला किसी का नीला हो तो वो नील कंठ, कंठ नीला हो गया, यही बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इसने कहां इशारा कर दिया किसी की तरफ। बच्चे जब हमने देखा यार कंठ नीला, कंठ नीला, हमारा दिमाग बस एक ही जगह जाएगा, यार कंठ नीला तो हमने देखा है, किसका देखा है, अर्थात शिव जी का देखा है। तो बच्चे हम कहेंगे अर्थात शिव, अर्थात नीलकंठ कहा गया है, तो भैया ये शिव जी ही रहे होंगे। जरूरी है सर शिव के लिए ही कहा गया हो, किसी ने नीला रंग, देवी माई आ रही है अब उनमें भरने वाला रंग यहां लगा लिया हो, है बच्चों, तो नवरात्रों वाली देवी वाला रंग यहां लगा लिया हो, तो वो भी तो नीलकंठ हो गया। जी हां बिल्कुल हो गया। लेकिन बच्चों नीलकंठ फेमस शब्द किसके लिए है, किसका पर्यायवाची है, वो है अर्थात शिव का, इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा। अब जैसे दशानन, दशानन, 10 आनन हो जिसके, आनन मतलब सिर मतलब मुख, 10 सिर हो जिसके, 10 सिर तो भैया एक ही आदमी के हैं, वो है अर्थात रावण, अर्थात रावण। तो 10 ने और आनंद ने, 10 गिनती ने, आनंद सिर ने, दोनों ने मिलके एक तीसरा चीज अलग ही बना दी जिसका नाम था रावण। बात समझ में आई बच्चों। अब देखूं चतुरानन, जिसके 4 आनन हो, अर्थात कौन होगा, जिसके 4 सिर हो, अर्थात ब्रह्मा कहूंगा या विष्णु कहेंगे, आप देख लीजिएगा बच्चों, जिनके लिए भी बोलते हैं। बताइए चतुरानन ब्रह्मा जी या विष्णु, चतुर्भुज होंगे तो विष्णु होंगे, लेकिन चतुरानन अगर होंगे तो ब्रह्मा जी होंगे, मोदी जी, हाँ सही है। आगे बच्चों ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, चतुर्भुज होते तो बच्चे कौन होते, चतुर्भुज होते तो अर्थात विष्णु हो सकते थे, बहुत सही। पीतांबर, पीले वस्त्र हो जिसके, अंबर माने वस्त्र, पीत माने पीला, पीले वस्त्र हो जिसके, अर्थात श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में रहते थे, बहुत सही। चक्रपाणी, जिसके, जो चक्र धारण करने वाला हो, जिसके पास चक्र हो, अर्थात कृष्ण जी,
विष्णु भी कह सकते हो, विष्णु भी कह सकते हो। बहुत सही। गजानन, गज का आनन हो जिसका, गज माने हाथी, हाथी का मुख हो जिसका, अर्थात कौन है? गणेश जी। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा, इस तरह से हमने देखा बच्चे, इस तरह से हम देख पाए कि बहुब्रीहि का मतलब यह होता है हर शब्द किसी तीसरे की तरफ इशारा करता ही करता है। तो बहुब्रीहि समास का मतलब ही ये होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे बच्चों। ठीक है, अगर बच्चे और आगे बढ़ूं तो 3 समास हमने क्लियर कर लिए, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। क्या कभी भूलोगे? नहीं जी नहीं। अब भी भूले तो बेकार है हमारा पढ़ना बच्चों। अब मैं तत्पुरुष पे बाद में आऊंगा, लेकिन तत्पुरुष के 2 पार्ट जो हैं प्रधानता के आधार पर, पहले मैं उन्हीं दोनों को भुगत लेता हूं। एक है कर्मधार्य, कर्मधार्य समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है। इसकी पहचान क्या है बच्चों? इसकी पहचान क्या है? ध्यान से सुनना बच्चों। इसकी पहचान है कि दूसरा पद, दूसरा पद को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान, ये सबसे खास बात होगी इसकी, उत्तर पद प्रधान। ठीक है बच्चों, ये किस में? कर्मधार्य में। पूर्व पद, पूर्व पद विशेषण, अगर आपको कोई मिले कि किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद, उत्तर पद उसका विशेष्य होता है, तो यही वो समास है। विशेषण, पहला पद, पहला पद विशेषता बताता है किसकी? दूसरे पद की। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, नीलकंठ। बेटा नीलकंठ अर्थात शिव, लेकिन यहां पर कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा? नीला। तो कंठ की विशेषता पहला शब्द बता रहा है, तो बेटा कंठ आपका विशेष्य हो जाएगा। और किसने बताई है ये विशेषता? नीले ने बताई है, तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहां पर क्या कर्मधारय समास है? जी हां, नीलकंठ में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि भी है। ठीक है, नीलकंठ में दोनों ही समास है, क्योंकि नीलकंठ में दोनों पद आ रहे हैं। दूसरे पद की विशेषता पहला पद बता रहा है कि ये ऐसा कंठ है। ठीक है, तो इस आधार पर ये कर्मधारय समास है। और बच्चों नीलकंठ अर्थात शिव, ये इस आधार पर ये बहुब्रीहि समास होगा। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं तो आप कौन सा लगाएंगे? बच्चे ऐसा वैसे कभी होता नहीं है कि दोनों ही एग्जाम में आ जाए। ठीक है, कभी नहीं होता। पर अगर इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो कौन सा लगाएंगे? तो आप बहुब्रीहि लगाना ही लगाना, बहुब्रीहि ही लगाना, प्राथमिकता बहुब्रीहि को ही देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और कोई बात? अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी बच्चों। आपको कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि हम यहां पढ़ा रहे हैं, आप भी देख रहे होगे, पूरे जी जान हम झोंक रहे हैं अपने पढ़ाने में, और आपको एक एक बात क्लियर भी समझ में आती होगी, हमारी हर एक बात पढ़ाई हुई, क्योंकि हम मन से इतना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आप किसी दूसरे चैनल को देखते हो या वहां पर कोई कमेंट देखें कि सर इतनी महंगी फीस हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, हम कैसे इस बैच को ले पाएंगे, सर हमारे बारे में भी सोचो। ऐसे बहुत जरूरतमंद बच्चे होते हैं। तो बच्चों, उन बच्चों को बस कमेंट में एक रिप्लाई कर देना हमारी तरफ से कि रोजगार विद अंकित या टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित सर्च करो, और आपको पूरा यूपी टेट बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सीटेट कंटेंट आपको मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको भी विश्वास दिलाता हूं, आपके बीच से भी यूपी टेट सीटेट टॉपर निकलेंगे, लेकिन बच्चों आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा अगर टॉप करना है तो। ठीक है,
आपका टॉप करने का उद्देश्य ये नहीं है कि सर टॉप करने से सीटेट यूपीटेट में फायदा क्या है, नौकरी थोड़ी ना मिलेगी, पास तो बराबर पे ही होते हैं। बेटा टॉप करने का ऐसा कोई भी टॉपर बताओ जो यूपीटेट और सीटेट टॉप किया हो और फिर वो टीचर ना बना हो। बेटा टॉप जो किया है इसका मतलब ये है अच्छे बच्चों में अगर आप आए हो तो आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए हैं और मिलते जुलते ही तो सब्जेक्ट शिक्षण में पूछे जाएंगे। जो पेपर होगा आपका सुपर टेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, केवीएस हो, सब में ही तो यही तो पूछा जाता है। तो बच्चों जो यहां आप अच्छे मार्क्स लाओगे ऐसा नहीं है वो यूजलेस हैं, वो आगे काम आएंगे। अगली जो तैयारी करोगे टीचिंग की तो बच्चे वहां 100% यही तैयारी है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि मेरा बस इतने से ही काम चल जाएगा। बेटा काम चलने के लिए कभी मत पढ़ो, ठीक है, काम चलाने से मत पढ़ो, ये पढ़ो कि मुझे करना है, इसी बार करना है, बहुत शानदार करना है, तो बच्चे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, क्योंकि यूपी में अगले साल इलेक्शन है, इससे बेहतरीन मौका शायद ही कभी मिलेगा। और अगर मैं इस बार नहीं बन पाया या नहीं बन पाई तो शायद मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। और यह हकीकत है बच्चों, आपके सपने वाकई सपने रह जाएंगे अगर आप इस बार नहीं कर पाए, क्योंकि हम लगातार, ना तो हमारे घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं कि हम लगातार तैयारी ही करते रहें, और ना कोई और सपोर्ट करेगा, ना पड़ोसी सपोर्ट करेगा, ना रिश्तेदार करेंगे। उल्टा आपको कुछ दिन में ताने मारने लगेंगे। ताना इन द सेंस ये पूछेंगे, हाँ भाई गौरी तेरा नंबर नहीं आया अभी तक, तो इतने दिन से तैयारी कर रही है, तो करती क्या है कोचिंग में जाके, है? अब आपके पास क्या जवाब होगा उनको देने के लिए? कुछ नहीं, क्योंकि आप खुद दोषी हो, क्योंकि आपने कभी मन से किया ही नहीं। बच्चे अगर आप लग रहे हो किसी भी काम में तो आपको पूरे मन से जुट जाना चाहिए, तभी आजकल एग्जाम क्रैक होते हैं। क्योंकि बेमन से तो दुनिया कर ही रही है, फिर तो वो भीड़ है। मान के चलिए आपके 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 60-70 हजार वैकेंसी भी आती हैं, तो बच्चे 5,30,000 तो तब भी बेरोजगार ही रहने हैं ना। बेटा 5,30,000 आपसे तो बहुत ज्यादा है ना, 60,000 से तो बहुत ज्यादा है ना। तो आप खुद तो सोचिए। तो भाई ज्यादा संख्या को तो क्या रहना है, बेरोजगार ही रहना है। अगर उस बेरोजगारी से बाहर आना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना बच्चों। कंपटीशन में उन्हीं बच्चों को काटना है ना जो खुद टेट पास करके आएंगे। तो बच्चों कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो सोचो यार, है ना। तो प्लीज आप लगातार तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, तैयारी में कभी विघ्न नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, टेट आपका होकर ही रहेगा, उसे होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो शुरुआत करता हूं नीलकंठ विशेषण। और ये कंठ विशेष्य ये क्यों है, विशेष्य और विशेषण, विशेषण जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये दोनों चीजें। ठीक है बच्चों, तो उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, ऐसी बातें इसमें जरूर याद रख लेना। अब बच्चे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कर्मधारय के बहुत सारे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे एग्जाम्पल कर्मधारय में आते हैं, उदाहरण आते हैं। अगर मैं देखूंगा बच्चों तो इसमें एक तो नीलकंठ, नीलकमल, नीलकंठ, नीलकंठ बेटा दोनों का है, बहुव्रीहि का भी है, नील कमल, नील कमल। और बच्चों आपने और बता देता हूं पीतांबर। आप कहो सर ये कैसे पीतांबर, तो बहुव्रीहि का था बेटा, बहुत सारे कॉमन भी मिलेंगे दोनों में। अंबर हो जिसका पीला, तो अंबर की विशेषता पीत ने बताई कि कैसा अंबर, पीला अंबर। अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र, और पीले वस्त्र हो जिसके, अर्थात ये शब्द कृष्ण जी की तरफ भी इशारा करता है। तो यहां बहुव्रीहि भी है और यहां कर्मधारय भी है, दोनों दो दो समास एक में हो सकते हैं। महादेव, बच्चे अब देखिए महादेव, देवों का विशेषता, देव कैसा, महान देव। क्या देव कौन सा, महान देव। देव कैसा, कम देव, अधिक देव, महान देव, बेकार देव, बेटा महान देव। ऐसे ही महावीर,
बेटा महावीर, अब आप कहो महादेव अर्थात शिव, तो सर ये तो बहुवीर भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। महावीर, वीरों में महान हो जो बच्चे, अर्थात वीर की विशेषता कि कितना वीर, महान वीर। और महान वीर तो बच्चे किसको बोला गया है? हनुमान जी, अर्थात हनुमान, तो ये भी बहुवीर हो जाएगा। अब बच्चे दानवीर, बच्चे वीर कैसा? दान वाला वीर, तो वीर की विशेषता दानी विशेषता, अर्थात ये तो कर्ण भी हो जाएगा, तो बहुवीरी भी इसमें हो जाएगा। लेकिन ये कर्मधारय भी है, क्योंकि वीर की विशेषता बताइए कि किस तरह की वीरता। नील गाय, बिल्कुल इसमें कोई और समास नहीं हो सकता, ना इसमें बहुवीरी हो सकता। गाय कैसी? नीली, गाय की विशेषता हो गई। बहुत बढ़िया, नील गाय हो गई। अब बच्चों और बताऊं आपको, तो इसमें और आप एग्जाम्पल ले सकते हो। चरण कमल, चरण कमल, कमल की विशेषता कि वो चरणों वाले कमल है। बहुत सही, तो चरण कमल भी आपका कर्मधारय में आ जाएगा। और बताऊं बच्चों, जैसे अगर आप कह सकते हैं परमानंद, परमानंद, तो आनंद कितना? परम, परम आनंद, कम आनंद, ज्यादा आनंद, परम आनंद, परम सुख, परम सुख भी इसमें रख सकते हो। चंद्र खिलौना ले हूं, बच्चों आगे पढ़ेंगे। चंद्र खिलौना, बहुत सुंदर, तो बच्चे खिलौना कैसा? चंद्र जैसा। तो कुल मिलाकर ये भी कर्मधारय में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत सही। लाल मणि, हाँ ठीक है, लाल मणि भी बिल्कुल इसमें आ जाएगा। और बताओ बच्चों, बहुत सही, तो आप कर्मधारय भी पहचानने लगे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब आप कभी कर्मधारय पे भी नहीं अटकोगे। अब बच्चों अगले समास की बात करूं तो हमारा द्विगु समास, सबसे आसान अगर कोई समास है पहचानना तो वो द्विगु समास होता है बच्चों। सबसे आसान अगर कोई भी सवाल बने द्विगु समास से, तो इसको सबसे आसानी से बच्चा पहचान सकता है। कैसे? हाँ बच्चों, दुर्जन भी उसमें आ जाएगा। दुर्जन भी, जन कैसा? बुरा जन, दुर्जन भी कर्मधारय में ही आता है। क्लियर बच्चों? बहुत सही। सर ट्रिक बताइए। बेटा ट्रिक नहीं है, बहुत सारे नए नए शब्द हो सकते हैं, बस आपको उनको पहचानना है। मृग नयन, मृग नयनी, मृग नैनी, सुना है ना? नैनी कैसी? नयन कैसे? मृग के समान। तो बेटा कौन सा? कर्मधारय है, क्योंकि वहां पर उसके जैसा बन चुका है, अर्थात उसकी उसकी बच्चे विशेषता बताई है नयन की, कि मृग के समान। अब अगर मैं द्विगु समास की बात करूं तो बच्चे द्विगु समास जो गिनती, जिसमें जिसमें बच्चों आपको पता है कौन सा पद प्रधान रहता है? दूसरा पद तो प्रधान रहता है। ये तो रटने वाली बात है बच्चों, ये मैंने आपको रटवा भी दी है शुरू में ही। दूसरा पद प्रधान रहेगा, और पूर्व जो पद होगा, पूर्व पद वो एक संख्या की तरफ इशारा करेगा, संख्या वाचक होगा। क्या ये जरूरी है? हाँ जी, पूर्व पद संख्यावाचक होगा। यही पहचान है, सबसे आसान बन जाएगा बच्चों। जैसे तिराहा, जैसे तिरंगा, जैसे नवरात्र, जैसे जैसे सप्ताह। सप्ताह कैसे? ये रहा ना, सप्त माने सात, ती मतलब तीन, और तिराहा मतलब तीन, नव मतलब नौ, और बच्चों चौराहा, चतुरानन, चतुरानन, दशानन। आपको दशानन तो बहुवीरी भी है, तो दशानन बेटा द्विगु भी है, क्योंकि 10 आनन हो जिसके, इसने भी तो पहली संख्या बता दी ना बच्चों। बहुत बढ़िया। डेली रहेगी क्लास, डेली ही होती है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सही। और बताऊं, चौमासा, चौमासा, सब में बच्चे संख्या आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं है दोपहर जिसमें संख्या ना आ रही हो। आप कहो दोपहर में कहां आ रही है? बेटा जहां दोपहर मिल रहे हो वो दोपहर होता है। तो ये रहे ना सारे एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे आप रख सकते हो। पंचानन में भी गिनती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो पंचानन भी यहां लिख दीजिए, बिल्कुल सही, बहुत सही। अब बच्चों तिकोना, क्या बात है,
तिकोना, 3 कोने हों जिसमें, बिल्कुल सही। त्रिभुज, पंजाब, इसी में आएगा। शानदार, 5 नदियों का आब होता है पंजाब, बिल्कुल 5। चवन्नी, बिल्कुल इसी में आएगा, चवन्नी, ठीक है, 4 अन्नी जो भी है, तो चवन्नी, क्योंकि यहां भी 4 से ही बना है। त्रिलोक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब आप समझ गए हैं बच्चों कि द्विगु क्या होगा। अब मैं लास्ट समास की तरफ बढ़ता हूं और वो हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है बच्चों, तत्पुरुष समास। पहचान क्या है बच्चों? तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? पहचान है बच्चे, पहचान है कि कौन सा पद प्रधान होगा, कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा ही होगा। बच्चे क्लियर हुआ क्या? दूसरा पद प्रधान होगा, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, आप कहो सर जैसे कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, क्या इसमें भी होता है? बच्चे कर्मधारय इसी में से बना है। अगर विशेषण विशेष्य का कोई और भी समास पूछा जाए कर्मधारय के अलावा, तो आप इसी को लगा देना। ठीक है, तत्पुरुष को लगा सकते हो, बहुत सही। अब बच्चों इसमें कैसे, इसमें कौन कौन से, जैसे एक बच्चे राजपुत्र है, यहां पर क्या होता है बच्चों, आपने इंग्लिश में प्रीपोजिशंस सुनी होंगी, हिंदी में उनको संबंध बोधक बोलते हैं जैसे, और हिंदी में कारक भी बोलते हैं। का, इनके बीच में अगर मैं इनका विग्रह करूं तो राजपुत्र का विग्रह करूंगा तो राजा का पुत्र। का, को, की, में, पर, अगर इनको तोड़ने पर ऐसा कुछ भी आए, विग्रह करने पर अगर ऐसा कुछ भी आए, तो वहां तत्पुरुष समास होगा। क्या क्या आना चाहिए? कर्ता ने, तो कर्ता नहीं होता बेटा, टोटल 8 कारक होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक, और लास्ट का होता है संबोधन कारक। कौन कौन सा? संबोधन कारक और कर्ता कारक। इन दोनों को छोड़कर, संबोधन को और कर्ता को, इन दोनों को छोड़कर बीच में 6 कारक और पड़ते हैं। उन 6 कारकों से ही 6 तत्पुरुष समास बनते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास अपने आप में कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अब बच्चे तत्पुरुष समास के अगर मैं पार्ट लिखूं तो पहला पार्ट बच्चों, एक पहला पार्ट होता है जिसको मैं कहूं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, दूसरा अगर मैं लिखूं तो बेटा कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, करण तत्पुरुष। तीसरा अगर मैं लिखता हूं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अपादान से, अपादान तत्पुरुष। अगर किसी ने पहले कारक थोड़ा भी पढ़ा है, वो एकदम से समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और संबंध कारक होता है अगला, तो संबंध तत्पुरुष भी ऐसे ही लिख देंगे। और लास्ट बचता है बच्चों, एक बचता है अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष भी कह दूंगा। तो ये आप 6 प्रकार के तत्पुरुष कह देंगे, 3, 4, 5, 6। ये 6 तत्पुरुष समास होते हैं बच्चों। अब आपको बस करना क्या है, करना क्या है बच्चों, कि जिसमें जैसे कर्म को, जिसको को से जो टूटेगा वो कर्म तत्पुरुष होगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता तो है ही नहीं, कर्म को करण से, तो भैया से या के द्वारा। जैसे बच्चों कहते हैं ना, मैंने पेन से लिखा, पेन से लिखा, तो वहां पर हम कहते हैं ये से किसके लिए आया है, तो मैं कहूंगा करण के लिए। पेन के द्वारा लिखा तो भी वो करण तत्पुरुष ही होता है, क्योंकि से का अर्थ के द्वारा भी होता है। ठीक है, संप्रदान के लिए, तो जब के लिए आ जाएगा, जब मैं समास को बीच में से विग्रह करूंगा और उसके बीच में के लिए आ जाए, तो जैसे जैसे रसोई घर, जैसे बच्चे रसोई घर, इसका विग्रह करके दिखाना मुझे, तो रसोई
के लिए घर, विद्यालय, इसमें कौन सा समास होगा बच्चों? इसको जरा तोड़ के बताओ, विग्रह करके बताओ। विद्या के लिए आल्य, तो के लिए कौन से में आएगा? अब इसमें आपने देखा के लिए बीच में आ गया, का, के लिए, से, में, पर, ऐसा कुछ भी आएगा तो समझ जाना तत्पुरुष ही होगा। विद्या के लिए आल्य, अब के लिए कौन से में आता है भाई? संप्रदान में आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई बच्चों? क्या आप बात क्लियर हुई ये बता दीजिए बच्चों। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, बहुत सही। अब आप बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। अपादान होता है से ही मतलब होता है। आपके उस से तो सर करण में आएगा, फिर यहां कैसे? से का मतलब यहां होगा अलगाव, जहां पर अलगाव दिख रहा हो, अलग होना दिख रहा हो। जैसे बच्चों, जैसे अगर कोई कहे रोग मुक्त, रोग मुक्त बच्चों, रोग मुक्त, रोग मुक्त, अगर कोई ये कहे तो इसमें कौन सा समास है? तो आप इसका पहले विग्रह करेंगे। विग्रह करके मुझे बताइए इसका विग्रह क्या होगा। इसका विग्रह क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे सर इसका विग्रह होगा रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, तो से ही तो आएगा बच्चे, रोग से मुक्त, मुक्त बच्चों, रोग से मुक्त इसका होगा। अब बच्चों रोग से मुक्त का क्या है? रोग भाग गया, रोग अलग हो गया, रोग हट गया, तो भैया इससे का मतलब क्या है? इससे का मतलब है अलगाव। रोग हट गया, रोग चला गया, अलगाव। तो जहां अलगाव दिखेगा ये अलगाव वाला है, जहां अलगाव दिखा वहीं कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। बात क्लियर हुई? जहां भी अलगाव दिखा वहीं अपादान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते बेटा वो तो कारक है, लेकिन मुझे एक शब्द चाहिए, जैसे यहां मैंने रोग मुक्त बोला। ठीक है बच्चों, और भी मैं एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूं तो बताइए बच्चे, काम चोर, काम चोर बताइए ये किस में आएगा? काम चोर का मतलब होगा काम से जी चुराना, काम से दूर भागना, काम से अलग होना। काम चोर का मतलब यही होगा, तो काम से चोरी, तो से मतलब अलगाव, तो इसमें कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष भाई, कितना शानदार एग्जाम्पल आपके सामने आया है। एक बच्चों, एक आ गया सर, एक आ गया रोगग्रस्त, एक बच्चे आ गया रोगग्रस्त। अब आप देखिए रोगग्रस्त, इसमें कौन सा समास होगा? रोगग्रस्त में समास बताओ। तो बच्चे पहले समास विग्रह करूंगा मैं, समास विग्रह करूंगा तो बेटा इसका विग्रह क्या होगा? इस विग्रह क्या होगा? रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, इसका मतलब है कि रोग अभी भी लगा हुआ है। ग्रस्त मतलब पीड़ित, रोग पीड़ित है ना बच्चों, तो रोग अभी भी लगा हुआ है। अब रोग लगा हुआ है, अलग तो नहीं हुआ, तो इस से का मतलब अगर अलगाव दिखाता तो अपादान तत्पुरुष हो जाता। लेकिन अब कौन सा तत्पुरुष होगा? से और कौन से में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो बेटा करण तत्पुरुष कहलाएगा, करण तत्पुरुष कहलाएगा, तत्पुरुष कहलाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? बहुत सही से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं अगर बच्चों अभी आपसे पूछूं कि मैंने अपादान तक बता दिया, फिर सर संबंध, संबंध में बच्चा अगर किसी के बीच में का, की, के ऐसे कुछ आए तो संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे राजपुत्र ये शब्द लिखा है तो इसका मतलब क्या है? राजा का पुत्र, तो राजा से संबंध दिख रहा है ना पुत्र का, कि ये राजा का पुत्र है, तो संबंध दिख रहा है, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? तो यहां पर का की के जरूर काम करेंगे। और बता देता हूं, गंगा जल, गंगा का जल, तो का आ गया, एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों।
और आपसे पूछूं मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद किया गया, मंत्री की परिषद या मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद, संबंध आ गया ना बच्चों। और अगर मैं लास्ट देखूं तो अधिकरण के लिए हम जहां भी में आए या पर आए वहां पर अधिकरण होगा। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो बेटा मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ का जरा तोड़ के बता दो। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ होता है मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। तो मैं एग्जाम्पल आ गया ना बच्चों, मैं किस में आता है? अधिकरण में। और बताऊं बच्चों नगरवास, नगरवास इसका मतलब क्या होगा? नगर में वास। अब आप कहोगे सर एक पर का भी एग्जाम्पल दे दो, तो बेटा एक पर का भी एग्जाम्पल दे दो। आप बीती, आप बीती इसका बनाओ जरा। आप बीती का होगा आप पर यानी स्वयं पर, आप पर बीती हुई, आप पर बीती हुई। तो पर आया और पर में कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। और अब बच्चों पुस्तकालय क्या है? पुस्तक का आल्य, संबंध भी कह सकते हैं, पुस्तक के लिए आल्य वो भी कह सकते हैं, संप्रदान भी कह सकते हैं, अर्थात दोनों ही आ जाएंगे। बेस्ट होगा के लिए वाला अर्थात संप्रदान तत्पुरुष। क्लियर है बच्चों? अगर बेस्ट की बात करूं, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मुझे बताओ इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? देश निकाला, देश निकाला। अब ये टेस्ट चल रहा है आपका, संप्रदान के ही पूछूंगा सारे एग्जाम्पल। देश निकाला बताओ किसका है बच्चों? देश निकाला मुझे क्लियर करके बता दो। देश से निकालना, तो से आया और अलग कर दिया, और जब अलग कर दिया तो अपादान हो गया। अपादान के एग्जाम्पल में ये लिख लेना। बहुत सही। एक और मैं आपको देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करोगे बच्चे। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त जल्दी बताओ इसका क्या होगा? ऋण मुक्त, ऋण मुक्त क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति, ऋण से अलगाव हो रहा है, तो अलगाव जहां भी होगा अपादान ही आएगा। बहुत शानदार। और पूछता हूं अगले अगले क्वेश्चन को, और बताइए बच्चे। कवि रचित, कवि रचित, ये कवि रचित है बच्चा, कवि द्वारा रचित। इसको तोड़ो ना, कवि रचित कविताएं, तो कवि द्वारा रचित। तो द्वारा किस में आता है बच्चों? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। बेटा पढ़ लो ना, ध्यान दिया है ना? करण, करण से या के द्वारा आ रहा है ध्यान? बेटा किस में बताया था? करण द्वारा आया था, करण तत्पुरुष में, करण तत्पुरुष। क्या क्लियर हो रहा है ना बच्चों? बताइए ना बच्चों, क्या आप क्लियर कर पा रहे हैं? एक और बताइए। मनोहर, मनोहर इसका मतलब क्या होगा? मन को हरने वाला, हरने वाला, मन को हरने वाला। तो बेटा को आया ना, और को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को। तो बेटा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष ये रहा आपका कर्म तत्पुरुष। क्लियर? बहुत क्लियर सर, बहुत क्लियर। और बताइए, और बताइए बच्चे। बहुत सही। मन चाहा, मन चाहा बेटा बताओ इसमें कौन सा समास होगा? में समास कौन सा है? तो बेटा मनचाहा में समास है कि मन से चाहा। जब से आ रहा है तत्पुरुष तो एकदम दिख गया कि भैया उसमें ही लगते हैं तत्पुरुष में, ऐसे तो विग्रह करने पर। अब से चाहा, मन से चाहा, अलगाव है क्या? नहीं, नजदीक है। मन से चाह वाले को तो नजदीक रखेंगे, दूर नहीं करेंगे, तो अपादान नहीं होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से,
करण में आता है भाई। तो करण तत्पुरुष। तो भाई क्या समझे आप? क्या आप समझ पाए इतनी आसान भाषा को? बच्चों मैंने कोशिश की है 6 के 6 समास को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत शानदार सीख पाए होंगे। 1 घंटे 8 9 मिनट की जरूर वीडियो हो गई, पर बच्चों सेशन बहुत शानदार लगा होगा। लाइक किए बिना मत जाना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और मेरी उस बात का जरूर ध्यान रखना, ये बहुत शानदार कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप बुक से और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे, और कभी एग्जाम में भी दोबारा रिपीट करने की नोट्सों को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चों, है ना? तो बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही साथ बने रहना और दूसरे बच्चों को जरूर बताना कि यहां टीचिंग की क्लासेस एकदम फ्री चल रही हैं। पहला बैच है इसलिए फ्री दे रहे हैं, वरना यही कोर्स हजारों में बिकेगा बच्चों, और आप भी देखेंगे। और अगली बार आपको ये हजारों में ना खरीदना पड़े, मैं भी यही चाहूंगा, इसलिए फ्री में लग जाओ। चलो बच्चों, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।